अगस्त में उसका पैसा नहीं काटे थे, पूछ लेना तो। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। पता नहीं चल पाया थोड़ा सा, चलिए ठीक है। अभी हम लोग आज से दशहरा शुरुआत के दिन से 9 दिन तक आपके लिए स्पेशल सीरीज लेकर आएंगे, वो होगा एनसीईआरटी सीरीज। यह एनसीईआरटी सीरीज आपके लिए किस मायने में महत्वपूर्ण है, तो आजकल आप सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे और देख रहे होंगे कि सारा कंसेप्ट जो आ रहा है वो एनसीईआरटी से आ रहा है, यानी एनसीईआरटी जो सेक्शन है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो हम लोग इस सीरीज के माध्यम से आपके लिए क्या करने वाले हैं, तो आपके लिए एनसीईआरटी का पोस्टमार्टम करने वाले हैं, यानी जो कंटेंट आपके पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको आपको डिस्कस करेंगे, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको बताएंगे। खैर मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से अभी तो इंपॉर्टेंट नहीं होगा क्योंकि मेंस अब थोड़ा सा बियॉन्ड चला गया है। तो पीटी पॉइंट हो, चाहे आप बिहार शिक्षक भर्ती का एग्जाम दे रहे हो, चाहे इसके बियॉन्ड जाके अगर आप बीपीएससी का कोई और एग्जाम दे रहे हो, आप बिहार दरोगा दे रहे हो या यूपीएससी दे रहे हो, कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो, ये सीरीज अति महत्वपूर्ण है। सीटेट में डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, बिहार शिक्षक भर्ती में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, बिहार स्टेट में डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है, तो आप इस सेक्शन को छोड़ नहीं सकते। इसकी महत्ता दिनों दिन बढ़ती चली जा रही है। तो हमारा यह प्रयास होगा कि मेरे द्वारा मॉडर्न हिस्ट्री का जो सेक्शन है इतिहास में जो आपको पढ़ना है वो कवर करवाया जाए। बाकी विनोद सर आपके लिए एंशिएंट और मिडावल का लेकर आएंगे। मेरे तरफ से मॉडर्न चलेगा और उनके तरफ से एंशिएंट और मिडावल चलेगा। तो पहला बार उन्होंने ले लिया है एंशिएंट का, अब मेरा बारी है मॉडर्न का। साथ ही आप सभी को आज से शुरुआत है माँ दुर्गा का पूरा विशेष दिन का, तो हमारे तरफ टीम श्योर सक्सेस की तरफ से आप सबको शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। अगर आप ये पूजा करते हैं तो अच्छे से और विश्वास से मनाएं। हम लोग सभी, आप जहां बैठे हुए हैं, जहां भी पूजा अर्चना कर रहे हैं वहां तक तो पहुंच नहीं सकते हैं, लेकिन इस वीडियो के माध्यम से एक प्रयास कर रहे हैं कि इस बीच आपकी जो पढ़ाई रुक रही है, जो स्टॉप है, उसको थोड़ा रेगुलेट और कंटिन्यू किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह हमारा अतीत पार्ट 3। पार्ट 1 आपको हमारा अतीत 6 क्लास में, पार्ट 2 आपको क्लास 7 में और पार्ट 3 आपको क्लास 8 में मिलेगा। हिस्ट्री का यह सेक्शन मॉडर्न हिस्ट्री से जुड़ा हुआ है, तो मैं आपको पार्ट 3 पढ़ाऊंगा और इसके पहले यूनिट से ही हम लोग शुरुआत कर देंगे, जो है कैसे, कब और कहां। उसके साथ आज सेकेंड यूनिट का आधा भाग कवर करेंगे, व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। तो कंपनी की सत्ता कैसे कैसे स्थापित होती चली जाती है, मुगल काल का कैसे कैसे अंत होता चला जाता है, ये सारी बातें भी हम लोग समझेंगे। छोटी छोटी मगर मोटी बातें जो होती है वो ऐसे यूनिट में छुपा होता है जिस यूनिट का नाम है कैसे, कब और कहां। ये यूनिट ऐसे यूनिट है जो बहुत ही छोटा यूनिट देखने में लगेगा, लेकिन यहां से प्रश्न बनता है। छोटा ही प्रश्न बने, एक ही प्रश्न बने, अगर ये पढ़ा हुआ है तो आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं इसको। यूनिट 1 हमारा कैसे, कब और कहां। व्यापार से साम्राज्य तक। व्यापार किसका? यूरोपीय कंपनियों का, खास करके किसका? अंग्रेजी कंपनी का। क्योंकि हम सभी को पता है कि हमारे यहाँ आते कौन है सबसे पहले, तो सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं, लेकिन राज किसका होता है हम पर, तो अंग्रेजों का होता है। शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं एक बार देख लेता हूं दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो अंग्रेजों का होता है। तो यहाँ मूलतः हम लोग अंग्रेजों के पर्सपेक्टिव में यह समझने का प्रयास करेंगे कि अंग्रेजी कंपनियां जो व्यापार करने के उद्देश्य से आती हैं कैसे साम्राज्यवादी ताकतों की तरह काम करने लगती हैं, हमको अपना उपनिवेश बना लेती है। तीसरा यूनिट है ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना। जो कंपनी शासन चलाता है, आदिवासी, दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना जो की जाती है उसके बारे में भी देखेंगे। जब जनता बगावत करती है तब 1857 क्रांति का जन्म होता है, ये भी हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। यद्यपि इसको जनता और शासन दोनों से को मिलाकर देखा जाता है, क्योंकि जनता की भागीदारी शासक के साथ होती है और शासक जब उठ खड़े होते हैं अंग्रेजों के खिलाफ तो जनता स्वयं उनके साथ खड़ी होती है। तो ये भी यहाँ पर देखने को मिलता है। बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक कैसे एक साथ मिलकर काम करते वो भी देखेंगे। देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करने की परिकल्पना भी यहाँ पर दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं कैसे, कब और कहां। ये एक पिक्चर है जो आपको सामान्यतः कहीं और नहीं बल्कि एनसीईआरटी में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि जो भी प्राइवेट बुक आ रहा है वो कमर्शियल ज्यादा है, सिखाने की प्रवृत्ति कम है, बहुत ज्यादा कंटेंट देता है,
लेकिन जो देना चाहिए वो नहीं देता है। ये एक आपका दरबार दिखाया गया है जो पूना का दरबार है और संधि पर हस्ताक्षर करते हुए ब्रिटिश रेजिडेंट। तो ये हैं अंग्रेज अधिकारी, ये हैं हमारे राजा, और ये एक दूसरे के साथ कैसे संधि कर रहे हैं। और ये संधि जबरदस्ती भी होता था और करना भी चाहते थे राजा तब भी होता था। तो ये एक दिखाया गया है राजमहल का, ये पूरा दृश्य है जो आपके सामने दिख रहा है। और यहाँ पर एक फोटो आप देख रहे होंगे गणेश भगवान का। तो ये पुराने समय में राजाओं की अपनी श्रद्धा भी होती थी, वो दिखता भी है ना। चल आगे बढ़ते हैं। कैसे, कब और कहां। कैसे, कब और कहां में मूलतः हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे इतिहास का विकास हुआ। कैसे इतिहास का विकास हुआ। जिस इतिहास के बारे में बोला जाता है कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, इसमें बस रटना होता है। तो क्या इतिहास में सिर्फ रटना है, समझने लायक कुछ भी नहीं है? अगर सिर्फ रटना ही है तो हम पढ़ते क्यों? इतिहास क्यों पढ़ते क्यों? अगर सिर्फ रटना ही है तो पढ़ते क्यों है? रट लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। इतिहास समझना है, क्योंकि जितना ज्यादा आप इतिहास समझेंगे उतना ही ज्यादा अपनी गलतियों को दोहराने से बचेंगे। और वही बात यहाँ पर दिख भी रहा है। कई सारे प्रश्न हैं जो मैं आपसे पूछूंगा भी और आपको बताना भी है। थोड़ा सा भी बगल में ही मस्जिद है तो वहाँ अजान होता रहता है। तो चलिए समाप्त हो, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि इतिहास को समझना जरूरी है। अगर इतिहास को नहीं समझिएगा तो आप अपने पूर्वजों को नहीं समझ पाइएगा, आप अपने देश को नहीं समझ पाइएगा, आप अपने उपनिवेशवाद को नहीं समझ पाइएगा। तो कहता है अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं और हम समय का जिक्र करने लगते हैं और हम पहले और बाद की कल्पना करने लगते हैं। तुलना करते हैं कि पहले भारत कैसा था, अब भारत कैसा है। जैसे अंग्रेजी शासन के दौरान भी हम लोग देखते हैं कि कहते हैं कि हमारा प्राचीन भारत कैसा था, मुगलों के समय भारत कैसा था, राज भारत कैसा है, जब हमारे यहाँ व्यापार ही नहीं होता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जब मुगल शासन था हमारे यहाँ, जब मुगल सत्ता था हमारे यहाँ, तो विश्व का 1/4 यानी 25% जो व्यापार होता था वो भारत से होता था। दुनिया की 3 बड़ी सेनाओं में एक सेना हमारे पास था। 3 बड़ी सेनाओं में भारत में मुगल शासन के पास टॉप 3 सेना में से एक आते थे। आपको यही बात जानकर और आश्चर्य होगा कि दुनिया में अगर बड़े शासकों का नाम लिया जाता था तो उसमें मुगल शासक भी आते थे। तो मुगल शासन इतना मजबूत था कि जिसको उखाड़ पाना अंग्रेजों के लिए प्रारंभिक रूप से तो मुश्किल था, लेकिन जैसे जैसे शासक पर कमजोर होता चला गया, अंग्रेजों का आधिपत्य या यूरोपीय कंपनियों का आधिपत्य बढ़ता चला गया। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है। एक फिगर है आपके सामने, बहुत कुछ बयां करता है। कहता है ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किया गया नक्शे का आवरण है। और इसी में यह दिखाया गया है कि ये ब्राह्मण महोदय जो हैं अपना शास्त्र ब्रिटेनिया को दे रहे हैं और क्या कहने का प्रयास कर रहे हैं कि भाई आप हमारे शास्त्र की रक्षा कीजिए। यानी भारत के ब्राह्मण भी अब अपने शास्त्रों की रक्षा के लिए, अपने संस्कृति की रक्षा के लिए ब्रिटेन पर निर्भर होते चले जा रहे हैं। यही बात यहाँ पर बताया जा रहा है, यही बात यहाँ पर समझाया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। कहता है यहाँ पर 2 चीज दी, एक फिगर दिया हुआ है। ये फिगर ये है, जैसे आज हम किसी भी एडवर्टीजमेंट, किसी सामान को बेचना होता है तो एडवर्टीजमेंट करते हैं, वैसे ही एक चाय का एडवर्टीजमेंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। लिप्टन टी के इस चाय में देखिएगा एक राजकुमार जैसा व्यक्ति घोड़े पर सवार है और खड़ा है और चाय का प्रचार कर रहा है। कहता है विज्ञापनों से भी पसंद नापसंद तय होती थी और विज्ञापन भी तय करते थे कि कौन सा प्रोडक्ट कितना बिक सकता है और कितना बिक नहीं सकता। तो चाय के प्रचार के लिए बहुत सारे विज्ञापनों में से एक विज्ञापन ये भी है। कहता है कि राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से शुरू हुआ होगा या भारतीय अर्थव्यवस्था पर कितना प्रभाव पड़ा होगा या समाज
कि किस दिन बदलाव आए होंगे, ये सारी बातें इतिहास में छिपी हुई है। हम उसको अंकों के माध्यम से, आंकड़ों के माध्यम से समझते तो जरूर हैं, लेकिन एग्जैक्ट आंकड़ा हमारे पास नहीं होता है, हमारे पास डेटा नहीं होता है, हम कल्पना करते हैं। इतिहास में क्या किया जाता है? कल्पना किया जाता है। कहता है एक समय था जब युद्ध, बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरे को ही इतिहास माना जाता था। मतलब ब्यौरा मतलब क्या? 1857 क्रांति हुआ, 1947 ये ब्यौरा हुआ, किसी को इतिहास मानकर चलते थे हम लोग। यह इतिहास राजा महाराजाओं के इर्द गिर्द चलता था। जैसे हम लोग देखते हैं कि मौर्य साम्राज्य हुआ है, मौर्योत्तर साम्राज्य हुआ है, संगम काल हुआ है, तो ये सारा क्या है? एक राज महाराजाओं के द्वारा हम लोग इतिहास को समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्या इतिहास सिर्फ इतना ही है? तो बिल्कुल नहीं। यही बात यहाँ पर कहा जा रहा है। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल में राजा को ताज पहनाया गया, किस साल में उसका विवाह हुआ, किस साल उसके घर बच्चा पैदा हुआ, किस साल वह बच्चा बड़ा हुआ, किस साल वह राजा बना। ये सारी घटनाएं इतिहास में सामान्यतः होती थी। लेकिन यही तो इतिहास नहीं है। बोला जा रहा सिंपली, यही तो इतिहास नहीं है। ये मैं नहीं बोल रहा हूं, ये एनसीईआरटी का यह बुक बोल रहा है। कहता है कौन सी तारीख है? कहता है कुछ तारीखें ऐसी हैं जिसके इर्द गिर्द इतिहास घूमता रहता है। जैसे हम एक सिंपल सा तारीख लेते हैं और वो तारीख है 1757 का या 1764 का, तो लगेगा इतिहास इन्हीं दोनों के इर्द गिर्द घूमता है और यहीं से अंग्रेजी शासन की शुरुआत होती है, पलासी का युद्ध हो या बक्सर का युद्ध हो। लेकिन क्या सिर्फ इतना ही इतिहास है? यही बात यहाँ कहा जा रहा है। जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं वो अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होते हैं। वो इसलिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। और ये खास घटनाएं क्या है? तो अंग्रेजी शासन का आधिपत्य कैसे हम पर हो गया, ये खास घटना मानकर चल रहा है। इसलिए ये डेट हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। ये डेट हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। कहता है भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे हैं उनमें से हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे गवर्नर जनरल आए वो अपने अपने अनुसार नीतियां बनाते चले गए और जैसे जैसे नीतियां बनाते गए भारत में परिवर्तन होता चला गया। हम लोग शुरुआत करते हैं वॉरेन हेस्टिंग के साथ, जो बंगाल के गवर्नर बनते हैं, और इसके साथ अंत होता है लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत के अंतिम गवर्नर जनरल। हम लोग इस बीच में पूरे भारत में अंग्रेजी शासन के आधिपत्य को देखते रहते हैं, समझते रहते हैं, तो ये बहुत बड़ा बदलाव लाता है हमारे समाज में। और यही बात यहाँ पर किया जा रहा है, यही बात यहाँ पर किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि वॉरेन हेस्टिंग्स 1773 में भारत में पहले गवर्नर जनरल बने, और ये भारत के गवर्नर जनरल नहीं थे बल्कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल। आपको इतिहास याद होगा तो 1773 से रेगुलेटिंग एक्ट शुरू हुआ भारत में, और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी को नियमों पर चलने के लिए विवश किया गया। और यहीं से 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से ही सीओडी यानी और सीओपी, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का भी गठन हुआ। यहीं से भारत के 3 प्रांतों को मिलाकर शक्तियां बंगाल में केंद्रित कर दी गई और बंगाल का गवर्नर जनरल भी नियुक्त कर दिया गया। किनको? वॉरेन हेस्टिंग। तो ये कहानी है पहले का, जिसको हम लोग सामान्यतः जानते भी हैं और नहीं भी जानते हैं। ठीक है, चलिए। कहता है कि इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं को जोड़ देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होते हैं। जो इतिहास में गवर्नर जनरल के जीवन के आधार पर हम लोग भारत में इतिहास में घटित होने वाली घटनाओं को देखते हैं। कहते हैं हम अवधियों को कैसे तय करते हैं, कौन सी अवधि महत्वपूर्ण होगा, कौन सी अवधि महत्वपूर्ण नहीं होगा। तो इसका जिक्र करते हुए बहुत इंपॉर्टेंट है, 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री हैं जेम्स मिल, और ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये नाम आपके सामने बार बार आएगा, जेम्स मिल का। जेम्स मिल क्या कहते हैं? कहते हैं अपने पुस्तक है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, पहला तथ्य तो यही हो गया। ये हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया का लेखन किसने किया है, किसने लिखा है? तो ये लिखा गया है जेम्स मिल द्वारा। ये याद रहेगा, याद रहेगा, क्योंकि हम लोग पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट सेक्शन को देखते चलेंगे, कहानी ही सिर्फ नहीं देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट तथ्य होगा, और ये ऐसे तथ्य हैं जो कहानी के साथ मिल जाते हैं और याद
जल्दी हो जाते हैं, है ना। तो कहता है हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया में जेम्स मिल ने कहा है कि भारत का इतिहास हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा जा सकता है। ये बहुत बड़ी बात ये बोल देते हैं। और ये क्वेश्चन भी आ सकता है, समझ लीजिए, किस इतिहासकार ने भारत के कालखंडों को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर बांटा है। ये आपके लिए क्वेश्चन आ सकता है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट तथ्य है। और ये कौन है? जेम्स मिल है। कहते हैं इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? हमको अगर इतिहास को समझना ही है, जानना ही है, तो हमको संपूर्ण रूप से इतिहास को देखना चाहिए। तब भी इतिहास को विभाजित किया गया, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश के आधार पर नहीं, बल्कि इतिहास का जो विभाजन हुआ वो हुआ प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास के रूप में। आधुनिक इतिहास के रूप में विखंडन तो हुआ, खंडित तो हुआ, लेकिन इतिहास को हम लोग कैसे देखते हैं? 3 इतिहास के रूप में। ये हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिशर्स के रूप में इतिहास को हम नहीं बांट कर देखते हैं, ठीक है। कहते हैं आगे मिल, जेम्स मिल क्या कहते हैं जो सुन लीजिए। कहते हैं मिल को लगता है कि सारे एशियाई समाज, सब समाज के मामले में यूरोप के से पीछे। ये बात मैकाले की तरह हो गया। जब मैकाले ये कहते हैं कि यूरोप के एक बड़े पुस्तकालय के एक ड्रॉअर में जितना किताब रखा हुआ है उतना तो भारत में ज्ञान भी नहीं। इस तरह जेम्स मिल भी कहते हैं ये कहीं ना कहीं एशियाई देशों के इतिहास को, ज्ञान को कम करके आंकते हैं, जबकि इनको पता नहीं है कि विश्व को ज्ञान के स्तर पर सींचने का काम हमने किया है, भारत ने किया है। तो जेम्स मिल क्या कहते हैं? कहते हैं सारे एशियाई सब समाज के मामले में यूरोप से पीछे हैं और इनकी समझदारी यही है कि अंग्रेज पूरे भारत को अपने अधीन कर लें और अपनी सभ्यता से उनको रूबरू करवाएं, कम से कम बेचारे ये भी आगे बढ़े। जेम्स मिल का यह मानना है कि भारतीय लोग शिक्षित नहीं है, अनपढ़ हैं, ये कर्मकांडों पर बिलीव करते हैं, भाई इनको शिक्षित करना है तो अंग्रेजों को पूरा शासन अपने हाथों में लेना होगा। ये सोच है जेम्स मिल का। अब कैसा सोच है ये तो आप ही बताएंगे। और आपको क्या लग रहा है कि भारत जैसे देश को इनसे सीखने की जरूरत है? कमेंट करते जाइएगा, कमेंट करते जाइएगा। न्यू एनसीईआरटी को पढ़ा रहे हैं लेकिन ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। आधुनिक भारत का इतिहास ओल्ड एनसीईआरटी ही पढ़ाएंगे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार शिक्षक भर्ती का बैच हम लोग लेकर चल रहे हैं। 45 डेज प्रोग्राम है और आपको मात्र मैथ 251 में, रीजनिंग 251 में और जीएस ऑनलाइन 500 में और ऑफलाइन 3000 में। अब बाकी पीजीटी का ये सब्जेक्ट जो आप करना चाहते हैं कर सकते हैं। बाकी टीजीटी का हम लोग ये सब्जेक्ट लेकर चल रहे हैं और टीजीटी 9-10 का ये सब्जेक्ट। मिनिमम फीस मैक्सिमम एफर्ट हमारा ये प्रोग्राम है, आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। चलिए, तो मिल यही बात आगे भी कहते हैं कि मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारतीयों को सभ्यता की राह पर ले जा सकता है और इस काम के लिए जरूरी है कि यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्कृति, कानूनों को लागू किया जाए। कहां? भारत में। ऐसा जेम्स मिल का मानना है। खैर इतिहासकार अपने अपने स्तर पर सोचते हैं, लेकिन जेम्स मिल शायद भारत के इतिहास को पढ़े नहीं होंगे, तभी वो ऐसे बड़े बड़े बातें बोल रहे हैं, है ना। कहते हैं अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक। अंग्रेजी शासन को यूरोपीय इतिहास का ना कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही पेश करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि अंग्रेजी शासन क्या है? प्रगति और सभ्यता। यहाँ प्रोग्रेस भी हो रहा है और यहाँ सभ्यता का विकास भी होते चला जा रहा है। कहते हैं क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुसलमानों का दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौरों में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चल रहे होते हैं? तो हम हिंदू और मुस्लिम कैसे कह सकते हैं कि हिंदू इतिहास है ये या मुस्लिम इतिहास है? ये नहीं कहा जा सकता है। ये इसलिए भी नहीं कहा जा सकता है कि समानांतर रूप से भारत में जो धारा प्रवाहित हो रहा था, वो हिंदू और मुस्लिम ये दोनों सक्षम एकदम समानांतर रूप से आगे बढ़ रहे थे। तो किसी इरा को हिंदू इरा कह देना, किसी को मुस्लिम इरा कह देना बहुत ही दुखदायी है और सही नहीं, ठीक है। तो ये बातें यहाँ हो रही है।
कहा जाता है भारत के सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था, कई धर्मों से होते थे। और अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर इतिहासकार भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक काल के रूप में देखते हैं। तो जेम्स मिल की जो अवधारणा थी कि भारत को हिंदुओं के आधार पर, मुस्लिमों के आधार पर और ब्रिटिशर्स के आधार पर देखा जाए, वो किसी भी रूप में सही नहीं था। वो हिंदुओं को प्राचीन इतिहास से जोड़कर देखते थे, मध्यकालीन इतिहास को वह समानता मुसलमानों से जोड़कर देखते थे, और जो वर्तमान में है वो ब्रिटिशर्स से आधार पर देखते थे। सर सबका अपना अपना नजरिया है, लेकिन भारत में ऐसा हुआ नहीं। अब आगे आता है कि औपनिवेशिक काल क्या है, क्योंकि बहुत सारे औपनिवेशिक युग कहते हैं बहुत सारे इतिहासकार, जो अंग्रेजी शासन है उसको औपनिवेशिक युग की संज्ञा देते हैं। तो हमारे दिमाग में स्वतः ही आ सकता है ये शब्द कि भाई औपनिवेशिक युग है क्या? तो औपनिवेशिक युग कुछ और नहीं है, बल्कि एक देश का दूसरे के अधीन चला जाना, उनकी नीतियों का अनुसरण करना, ये औपनिवेशिकता कहलाता है। सिंपल बात है। कहते हैं कि आज मेरा घर ना श्यामचरण के कहने पर चल रहा है, यानी मेरा घर नहीं रहा है। किसके अनुसार चलना शुरू कर दिया है? श्यामचरण के अनुसार चलना शुरू कर दिया है। ये कहने का तरीका है, क्योंकि जिस घर में आपका डिसीजन मेकिंग पावर ही खत्म हो, वो घर आपका कैसे हो सकता है ना। इसलिए उस इरा को हम लोग औपनिवेशिक इरा के नाम से भी जानते हैं। कहा जा रहा है कि अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर शासन स्थापित किया। अपने सारे खर्चे को निपटाने के लिए राजस्व वसूली भी करते थे, और जरूरत पड़ने पर सस्ती कीमत पर वो खरीदारी भी करते थे। वो फसलों की खेती कराते थे, और इस पर सारा टैक्स कलेक्शन उनके द्वारा होता था। वो अपने मूल्य, मान्यताओं, पसंद नापसंद, रीति रिवाजों, तौर तरीकों को हम पर लादने का प्रयास करते। यानी सिंपली रूप में कहा जा सकता है, जब एक देश दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव लाते हैं, तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशिक कहा जाता है। सामान्यतः आप समाज को जब देखिएगा, समाज को जब समझिएगा, तो समाज की 4 इकाइयां हैं। राजनीतिक इकाई, सांस्कृतिक इकाई, सामाजिक इकाई और आर्थिक इकाई। इसी पर समाज चलता है। अगर ये चारों इकाइयों पर किसी व्यक्ति का प्रभुत्व हो जाए तो क्या होगा? इसको हम लोग उपनिवेश कहेंगे। उपनिवेश। और यही बात अंग्रेजी कंपनियों ने भी हमारे देश में की थी कि नहीं की थी, ये बताइए, है ना। अपना भी ओपिनियन देते रहिएगा, आप बताते रहिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है हम किस तरह से जानते हैं? कहा जा रहा है कि 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहास कौन कौन स्रोतों का सहारा लेते हैं। तो समानता जब स्रोतों की बात कीजिएगा ना, कि कैसे कैसे इतिहास को हम लोग समझ रहे हैं, तो साहित्य का सहारा लिया जाता है, अभिलेखों का सहारा लिया जाता है, और कथनों का सहारा लिया जाता है, और स्तंभों का सहारा लिया जाता है। कई सारे बातों को हम लोग लेकर चलते हैं, और इसको सहेजने का काम अंग्रेजी शासन के दौरान भी हुआ था। और ये बात स्पष्ट रूप से इतिहासकार कहते हैं। कैसे? तो कहते हैं प्रशासन अभिलेख तैयार करता था। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीजों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण है, और उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। और ऐसे में वो लिख कर सहेज कर रखते थे, तभी से हमको इतिहास का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं ये अपने दस्तावेजों को सुरक्षित रखने के लिए अभिलेख कक्षों का निर्माण करते थे। और ये अभिलेख कक्ष जो होते थे, तहसील के दफ्तर होते थे, कलेक्ट्रेट होते थे, कमिश्नर के दफ्तर होते थे, प्रांतीय सचिवालय होते थे, कचहरी होते थे, सबके अपने अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। ज्यादा नहीं, अगर आपको पुलिस थाना जाने का मौका मिल जाए तो देखिएगा रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड एकदम पूरा फाइल सरियाया हुआ रहेगा, पूरा 2-3 रूम फाइलें से भरा रहेगा। वो सब क्या है? वो रिकॉर्ड है। जब जरूरत पड़ता है
खोजा जाता है, भाई फाइल निकालो फाइल निकालो। अब तो ऑनलाइन डिजिटली होते चला जा रहा फाइल, लेकिन उस समय तो डिजिटल था नहीं, कागज पर फाइल बना बना के लिखते थे। तो ये सारा विभिन्न स्तरों पर ये फाइलों को संजोया जाता था, रखा जाता था। ठीक है, कहते हैं इसी क्रम में एगो बहुत अच्छा यहाँ पर बात कहा गया है जो सुनिएगा। गृह विभाग को भेजी गई एक रिपोर्ट के अनुसार 1946 में हुआ था शाही नौसेना विद्रोह, शाही नौसेना विद्रोह। और इस विद्रोह ने ही अंग्रेजों का कमर तोड़ दिया था। क्योंकि अगर आप इतिहास का थोड़ा सा भी ज्ञाता होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों का जो मूल शक्ति स्रोत था ना, वो क्या था? जहाजी बेड़ा। अगर जहाजी बेड़ा को ही कैप्चर कर लिया जाए तो अंग्रेज ऑटोमेटिक रूप से हार सकते थे। और वही बात 1946 में देखने को मिलता था, जिससे अंग्रेज बहुत डर भी गए थे। और भारत को समय पूर्व स्वतंत्र कराने के पीछे कारण भी यही था, क्योंकि अंग्रेज सरकार को पता चल गया था वो बहुत दिन यहाँ पर नहीं रह सकते हैं, क्योंकि सारे लोग विरोध में चले जा रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने भारत को पहले ही स्वतंत्र कर दिया, जो डेट उन्होंने दिया था उससे पहले। तो क्या कहा गया 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार में शाही भारतीय नौसेना के जहाजों के सिपाहियों ने बगावत कर दिया। और ये बगावत आपको इनको विभिन्न बंदरगाहों पर किस रूप में देखने को मिलता है? तो कहा गया बंबई में यह पूरी तरह सेना के कब्जे में चला गया है जहाज, यानी सारा जहाज बगावती सैनिकों ने अपने कब्जे में ले लिया है अंग्रेजों का। दूसरा, कराची में 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। यद्यपि दक्षिण भारत में यानी विशाखापट्टनम में स्थिति तो नियंत्रण में है, लेकिन कराची और बंबई में स्थिति बहुत खराब हो गया। तो अंग्रेजों को यह पता चलने लगा था कि भाई बंबई और कराची में जिस तरह शाही नौसेना विद्रोह हुआ है, अगर ये विद्रोह फैलता है तो जो हम इज्जत से जा रहे हैं भारत से, वो इज्जत से जा नहीं पाएंगे। तो खैर, तो कहते 19वीं सदी के शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को अपने पास अभिलेखागारों में सहेज कर रखती थी। और यही धीरे धीरे अभिलेखागार भविष्य में जाकर अंग्रेजी शासन की नीतियों के बारे में चीख चीख कर कहने लगे थे। कहते हैं अभिलेखागारों के महत्व को समझिए, ये चित्र आपको बहुत कुछ बताएगा। कहता है ये जो महल आप देख रहे हैं ये कोई और नहीं बल्कि नई दिल्ली में है राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार। दोनों ही वायसराय के निवास के नजदीक बनाए गए थे ताकि इन अभिलेखागारों को सुरक्षित रखा जा सके। क्योंकि वायसराय जिस एरिया में रहते थे, जैसे वर्तमान में राष्ट्रपति, वो एरिया बहुत सील पैक होता था, वहां घुसपैठ की संभावनाएं कम होती थी। तो उस एरिया में अभिलेखागार को रखा जाता था। कितना इंपॉर्टेंस था उस समय कागजों का, इन फाइलों का, जिसको आप समझ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहा जा रहा है सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। कहते हैं औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन बढ़ता चला जा रहा था और ये 19वीं सदी के शुरुआत में पूरे देश के नक्शा तैयार करने के लिए भी बड़े बड़े सर्वेक्षण किए गए थे। और इसे देश में विभिन्न स्तरों पर यह जानने का प्रयास किया जा रहा था कि आखिर भारत में विभिन्न क्षेत्रों में शासन व्यवस्था कैसा है। कहते हैं इसके अलावा वनस्पति सर्वेक्षण, प्राणी सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण, इन पर फोकस किया जा रहा था। और उसका एक नमूना यहाँ पर अंजीर का ये फल आपको देखने को मिल रहा होगा, जब 1770 में इस पौधे का सर्वेक्षण किया गया था। ठीक है, कहता है अधिकृत रिकॉर्ड से क्या क्या पता नहीं चलता। देखिए रिकॉर्ड कैसे बनाया जा रहा है। ये विभिन्न मशीनें हैं जो आप सामने देख रहे हैं। ये अंग्रेज अधिकारी को देख रहे होंगे, यहाँ पे विभिन्न अंग्रेज अधिकारी वार्ता कर रहे हैं, ये इक्विपमेंट्स पड़ा हुआ है। तो इस तरह सर्वेक्षण किया जाता था विभिन्न क्षेत्रों का, विभिन्न प्रदेशों का। और ये रिकॉर्ड बनाया जाता था कि कौन सा क्षेत्र किस रूप में जाना जाएगा, किस रूप में का सब वनस्पति, कौन सा है मिट्टी जो महत्वपूर्ण है, जो उपजाऊ है। ये सर्वेक्षण किया जा रहा है अंग्रेजों के द्वारा, जो एक इस फिगर के माध्यम से बताया जा रहा है। कहता है ये जो तस्वीर आपके सामने दिख रहा है, इस तस्वीर को अंग्रेजों ने किस रूप में पेश किया है तो समझिए। ये अंग्रेज अधिकारी आपको दिख रहे होंगे, ये सैनिक हैं, हमारे विद्रोही सैनिक हैं, इनको लुटेरा कहकर संबोधित यहाँ पर किया जा रहा है। कहते हैं कि 1857 में ये विद्रोही लूटपाट मचाने में लगे हुए थे और दिल्ली में आकर या पूरे दिल्ली में लूटपाट मचा रहे थे। यही कहा गया है कि 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा तैयार की गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर डाला गया है और कहा गया है कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह तो था ही, लेकिन सिपाही विद्रोह द्वारा लूटपाट वाला विद्रोह था।
तो ये सारी चीजें यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही। कहता है कि 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई, जिसमें कहा गया दिल्ली में 2000 से ज्यादा पुलिस वाले मौजूद हैं, और ये आ गए थे कहाँ, एक मुगल बादशाह के पास आ गए थे। मुगल बादशाह से बोले थे आप हमारा नेतृत्व कीजिए। वो घटना बड़ा अच्छा, मतलब आपको सुनकर मजा आएगा कि मुगल बादशाह बहादुर साहब अपने महल में बैठे हुए हैं और 2000-3000 की संख्या में सैनिक वहां पहुंच जाते हैं एकदम पूरे हथियार के साथ। और मुगल बादशाह ना चाहते हुए भी वो कहते हैं कि चलिए हम आंदोलन का नेतृत्व करेंगे, क्योंकि अगर मुगल बादशाह अगर उस समय मना कर देते तो शायद सैनिकों द्वारा उनको भी कुचल दिया जाता। तो ये डर से भी शायद मुगल बादशाह ने हाँ कर दिया था, ऐसा भी इतिहासकार कहते हैं। तो कोई बात, कहा जा रहा है ये विद्रोह भड़का कैसे, तो ये विद्रोह इस रूप में भड़का कि सैनिकों का कहना था कि जो उनको खाना दिया जा रहा है वो खाना जानवरों के खाने लायक खाना है, और ये बात पूरे ही सैनिक छावनी में फैल गया, और जितना भी सैनिक थे, भारतीय सैनिक थे, उन्होंने विद्रोह कर दिया। पहले ही चर्बी वाले कारतूस को लेकर अंदर से विद्रोह की भावना भड़क रही थी, और ये भावना और ज्यादा बलवती हो गई और सैनिकों ने विद्रोह कर दिया, और इस विद्रोह को हम लोग 1857 की क्रांति के नाम से जानते हैं। बेसिक से टॉपिक पढ़ाइए, बेसिक से ही चल रहा है। आधुनिक भारत का इतिहास का अगर एनसीईआरटी बुक को आप देखें तो क्लास 8 से ही शुरू होता है, तो एकदम निश्चिंत रहें, एकदम बेसिक छोटा सा है जो आपको शुरू किया है मैंने आज। कहता है कि इतिहास का पता लोगों की डायरियों से चलता है, तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण से भी चलता है, और महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाओं से भी हमको इतिहास को जानने का मौका, समझने का मौका मिलता है। तो यही सारा था। अब देखिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन आप बना पाइएगा कि नहीं बना पाइएगा, अभी देख लेते हैं। जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांट दिया था। सही है गलत है? बिल्कुल सही है। अभी मैंने आपको बताया कि जेम्स मिल ने यही बात बोला था। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। आम लोग क्या सोचते हैं ये कभी सरकारी दस्तावेज बता रहा था? बिल्कुल नहीं बता रहा था। वो तो अपने शासन को बता रहे थे, ब्रिटिशर्स कैसे काम कर रहे हैं इसके बारे में बात कर रहे थे। आम जनता के बारे में कौन सोच रहा था? कोई भी नहीं सोच रहा था, कोई भी नहीं सोच रहा था। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह से शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। तो शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है ही, बाद में आपको इस शासन व्यवस्था को समझने के लिए भी सर्वेक्षण महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस रूप में यहाँ अंग्रेज इस बात को देख रहे थे। तो एकदम बेसिक से शुरुआत किया है मैंने। प्रयास आपके लिए यही किया है कि आपको एकदम छोटा छोटा कंटेंट अगर एग्जाम में पूछा जाता है तो समझने में कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। आधुनिक भारत के इतिहास का सेकंड पार्ट कल 8 बजे लेकर आऊंगा, तैयार रहिएगा, जिसमें हम लोग आगे इतिहास को समझने का, जानने का, और अगला यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यह साम्राज्य, व्यापार से साम्राज्य विस्तार की ओर अंग्रेजी कंपनी कैसे बढ़ती है उसका पूरा ओवरऑल एक डायग्राम दिया हुआ है, पूरा एक कहानी दिया हुआ है। इस कहानी को समझने में आपको बहुत मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।